बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। और पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। 5 मुकाबले अब तक हो चुके हैं और कल जो मैच हुआ वो बड़ा शानदार था। वन साइडेड जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बिल्कुल डेसीमेट कर दिया। पहले 200 प्लस रन बनाए, 243, और उसके बाद 141 पे आउट कर लिया। दिस इज़ अ मैच समरी। साहिबजादा फरहान की शानदार इनिंग, बेहतरीन उन्होंने बैटिंग की और क्या उनका फ्लो था। 108 रन उन्होंने बनाए। उसके अलावा और बाकी प्लेयर्स भी आप देख रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं। कोलन मनरो 40, सलमान ने 30 बनाए, जेसन होल्डर ने 20 रन बनाए। उसके बाद ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही जवाब नहीं था। उसके बाद बॉलिंग का इस्लामाबाद यूनाइटेड की शादाब ने 2 विकेट्स लिए, इमाद ने 3 विकेट्स लिए और एक और बॉलर हैं। ये सारी समरी आपके सामने। आज मुकाबला होगा 2 बड़ी टीम्स का, कराची और लाहौर का। कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम तैयार है आज के मैच की मेज़बानी के लिए। आपसे उम्मीद मैं करता हूं कि आज पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर में क्राउड की तादाद में इजाफा होगा। पिछला मुकाबला जो कराची किंग्स ने हराया था मुल्तान सुल्तान को, वो हमने खुद देखा, कोई 5000 करीब क्राउड होगा, 5000 से कम, 3000 से 5000। उसकी वजूहात पर भी आज मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है इस हवाले से, क्योंकि मैंने जाके देखा, मुख्तलिफ स्टैंड में मैंने बैठ कर देखा, तो मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या वजह मुझे लगती है। अब मैं अपने पैनल्स का तारुफ करा दूं। महमूद हामिद साहब मेरे दाएं जाने बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, कोचिंग का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सिंध के ये CEO भी रहे और आज की जो डॉल्फिन है उसके ये बैटिंग कोच भी हैं। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, हमारी फील्ड से हैं। हमारी फील्ड में अगर किसी को आप टैग करें ना कि ये बंदा इंज़मामुल हक है, तो ये इंज़मामुल हक है बिल्कुल। इनका इतना एक्सपीरियंस है, 35 साल से ज़ायद ये जर्नलिज्म में रहे। उसके अलावा और भी इन्होंने काम किए, लिखारी भी बहुत अच्छे हैं और ही इज़ वन ऑफ माई आइडियल्स। रिशाद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपको इंज़मामुल हक से तजबीह दी है। ठीक है, आपने वो बहुत अजीम बैट्समैन था, रन स्कोर हम तो भाई छोटे मोटे नहीं, हर फील्ड में ना इस तरह से मैं करता हूँ। अब आप प्रोग्राम को आगे लेके जाऊँगा कि हर फील्ड में एक जय्यत होता है, तो कोई तरीके की बात नहीं है। चलें हम डिस्कशन शुरू करते हैं। महमूद हामिद साहब, कल का मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह से बैटिंग की, मतलब आप क्या कहेंगे? बॉलिंग अज़ारे जोज़फ, मोहम्मद अली, जोश लिंडे, अली रज़ा, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, साइम अयूब, इतनी बॉलिंग, इतनी लंबी बॉलिंग लाइनअप। मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है। कल भी हमने जिस पे बात की थी पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि इनका अगर दोनों मैच देखें इन्होंने बड़े लंबे रन्स, क्योंकि कोयटा के खिलाफ भी 200 एंड समथिंग रन हुए थे, कल भी 243 हुए। देखिए इतने रन होने के बाद फिर बैटिंग इनकी बुरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप लंबा टारगेट अगर आप अचीव करने जा रहे होते हो तो फिर पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। इनिशियली अगर आपकी विकटें गिर जाएं तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसी तरह जैसे आप बाबर की फॉर्म जो है वो नज़र नहीं आ रही, पिछले मैच में भी रन नहीं बना सके थे, इसमें भी नहीं बना सके। तो जो ओपनर्स हैं और जितने जो स्टार प्लेयर्स हैं इनके, इस मैच में फिर वो ना साइम से रन हुए ना बाबर से रन हुए। तो एक हारिस ने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन एक पार्टनरशिप नहीं डेवलप हो रही थी। तो अब 243 को चेस करते हुए अगर आप 102 रन से मैच हार जाएं तो इट मीन्स के लम्हा फिक्रिया है कि आपकी बॉलिंग का प्रॉब्लम है। बैटिंग को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप दोनों ही मैचों में आपने सेकंड बैटिंग की और बड़ा टारगेट को चेस करने जा रहे थे, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अब ये देखना होगा जिस दिन इनकी पहले बारी आती है तो ये किस तरह उसको कोप अप करते हैं और अपने टीम को लेकर ऊपर निकलते हैं इनके बैट्समैन। अच्छा रिशाद भाई, अगर पेशावर ज़ल्मी की हम बॉलिंग को देखें, इनएक्सपीरियंस है उसमें, मोहम्मद अली का एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास का, अज़ारे जोज़फ इज़ एन एक्सपीरियंस लैड। तो पेशावर ज़ल्मी की आउटफिट अगर आप देखें उसमें आपको कुछ नज़र आता है कि कोई इम्बैलेंस है, कुछ और सूरत हाल है, रिवॉल्विंग अराउंड 1 और 2 प्लेयर्स ओनली? जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ नज़र आ रही है कि वो शायद बाबर आज़म पे इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि एक बाबर आज़म के अलावा ज़ाहिर है साइम अयूब भी हैं, हारिस भी हैं और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कि वो ऐसा लग रहा है कि मेंटली वो इस चीज़ पर फोकस्ड हैं कि भाई बाबर खेलेंगे तो फिर हमारा मैच बनेगा और फिर हम आगे जाएंगे। और दूसरे देखिए, मैं एक बात ये कहता हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, थ्रू आउट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ये तनकीद होती रही कि बाबर आज़म से ओपन क्यों कराया जा रहा है।
लेकिन अब बाबर बाई चॉइस ओपनर आ गए। वो आपको पता है कि नंबर 3 और 4 पे सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं बाबर ने, उनका करियर आप उठा के देख लें। तो ओपनर के तौर पे मैं समझता हूँ कि ये फैसला कुछ ठीक नहीं है, बाबर को अपनी पोजीशन पे ही आना चाहिए। और जब शुरू में अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाएं तो बाबर अपनी जो उनकी ट्रेडमार्क वो थी कि नंबर 3 पे नंबर 4 पे इतना स्कोर करते थे, तो वो उनको मेरे हिसाब से उनको डिमोट अपने आप को करना चाहिए और थोड़ा सा हारिस ओपन कर लें साइम अयूब के साथ। लेकिन डेफिनेटली बाबर के ओपनिंग का मैं नहीं समझता कि प्रॉपर स्लॉट है ये। तो बाबर अगर ओपन नहीं करेंगे तो हारिस ओपन करेंगे। हारिस इनकन्सिस्टेंट है, हारिस ने आप कल 50 कर दिए, लेकिन वो हारिस पे आप रिलाई कर सकते हैं? देखिए जैसे शाह साहब ने बात की है कि आपने परफॉर्मेंस कौन से नंबर पे बहुत ज़्यादा की हुई है? तीसरे नंबर पे। तो आपकी जो कि फॉर्मेशन बन रही है, मेरे ख्याल से अगर बाबर 3 पे आ जाएं और हारिस ओपन कर, क्योंकि हारिस अभी देखें आप वनडे के अंदर भी वहाँ पर T20 में उन्होंने ओपन ही की है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर हारिस ओपन कर लें इनके साथ साइम के साथ, तो इनका कॉम्बिनेशन और बेहतर हो सकता है। अगर ऊपर से ज़्यादा रन्स हो जाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी कर सकता है बाबर। अगर 6 ओवर के बाद अगर बाबर की बारी आती है तो एक अच्छा टारगेट अगर वो 6 ओवर में कर लेते हैं तो फिर बाबर के पास बहुत एम्पल ऑफ टाइम होगा कि वो अपनी इनिंग को ग्राफ करते हुए टीम को लेकर ऊपर चला जाए। तो मेरे ख्याल से 3 नंबर पे बाबर खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। इनकी बॉलिंग में देखें अली रज़ा है जो सियालकोट से अभी खेले फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा बॉलर है, मैंने देखा था, बल्कि सियालकोट जीती है फर्स्ट क्लास। तो ये अच्छा बॉलर है। सुफियान मुकीम हमें सबको मालूम है, हुसैन तलत एक्सपीरियंस है। तो ये इनकी बॉलिंग लाइनअप ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉर्मिडेबल नज़र नहीं आ रही है। ज़ाहिर जोसेफ एक है इसके अंदर। तो इस बॉलिंग लाइनअप पे पेशावर की बात करें, फिर इस्लामाबाद की हम बैटिंग पर भी बात करेंगे। जी अच्छा, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं असल ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगेन कमिंग बैक टू बाबर के जो बाबर पे बात करेंगे। नहीं वो बात ये है कि ये चीज़ है कि आप देखिए ना कि ये एक पूरी दुनिया की क्रिकेट की तारीख आप उठा के देखें तो ये कहीं ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने टीम के बेस्ट बैट्समैन को ही कप्तान बना दें। जब जिस ज़माने में बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी थी तो मेरा ख्याल है अनगिनत मुबारकबाद के मैसेज आए थे कि बाबर ने बहुत सही फैसला किया। कप्तानी में एक प्री ऑक्यूपाइड इंसान रहता है, वो अपनी पूरी एनर्जी से पूरे फोकस से अपनी बैटिंग पे तवज्जो नहीं दे पाते। तो अब यहाँ ज़ल्मी में की भी इन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट कर ली है, उसका ज़ाहिर है प्रेशर है, शुरू के ही मैचेस हार गए हैं, उसका भी प्रेशर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर का जो एक ऑर्डिनरी फॉर्म चल रहा है पिछले साल से तकरीबन, और उसमें वो उस तरह का स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तकरीबन 40 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये उनको एक बाई चॉइस एक कहना चाहिए था कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, किसी और को कप्तान होने दें ताकि मैं बैटिंग में कंसंट्रेट कर सकूं। जिस तरह की बॉल्स पे वो यानी सिर्फ आउट होने की बात नहीं है, मोहम्मद आमिर का पूरा ओवर अगर आप देख लें तो ऐसा लग रहा है कि बाबर कोप ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको बॉल समझ में ही नहीं आ रही मोहम्मद आमिर की। तो ये तो वो बाबर आजम ही नहीं है जो इम्पीरियसली कॉन्फिडेंट होते थे, कोई बॉलर आ जाए, डेल स्टेन का जो उन्होंने हशर किया और इवन वहाँ पे मिचेल स्टार्क का जो हशर किया, तो ये वो बाबर आजम ही नहीं है। कॉन्फिडेंस का फुकदान नज़र आ रहा है, टेक्निक में ऐसा लग रहा है कि एकदम से कोई कमी आ गई है उनके। ये चीज़ें चलें हम तफसील से बाबर आजम पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि बाबर 2 इनिंग खेली, बाबर ने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, आमिर ने उन्हें आउट किया, उसके बाद कल वो शिकार बने, फिर जल्दी आउट हुए। तो बाबर आउट कैसे हुए थे कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ? बहुत आमिर ने, जैसा रिशाद साहब ने कहा, कि सेटअप करके आउट किया है। महमूद साहब इसको डिस्क्राइब करें। डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथ को जो है बड़ी अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल गिरा था, ऑन दी अप खेलने चले गए, तो जिसकी वजह से जो गेंद हवा में चला गया। तो यही जो चीज़ थी वो आमिर की, जो कि एग्रेशन था, प्रेशर डाल रहे थे आमिर, कल के आउट और जिस तरह ये भी अवे खेला है बॉडी क्रॉस है, तो ये तो बिल्कुल ये बैक कैन क्रॉस जिसे कहना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाए, जिसकी वजह से दूर से ही खेले थे, आप बॉडी नहीं आई बिहाइंड, जिसकी वजह से अवे खेले तो स्लिप लग गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वही कहूँगा, बाबर को अपनी अच्छी इनिंगों को याद करना पड़ेगा। बाबर कि मैंने क्या किया था, किस तरह खेल रहा था मैं, वो अपनी पुरानी वीडियोस निकालें, वो चीज़ों को देखें, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। सेल्फ मोटिवेशन की तरफ बहुत ज़रूरी है उनका जाना, क्योंकि प्रेशर डेवलप बहुत ज़्यादा हो चुका है, मीडिया की तरफ से ही बहुत ज़्यादा है, और उनको भी पता है कि मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा। 2 इनिंग एक अच्छे प्लेयर से हो जाए तो उस पर और प्रेशर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। दूसरे लोग तो मोटिवेट करते ही हैं, बाबर की टेक्निकली कोई ऐसे फॉल्ट्स नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो निगल्स होते हैं,
वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर थोड़ा सा उनको काम कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल जल्दी निकल जाएंगे उससे। तो बेहतर यही है कि अपने आप से वो बात करें और अपनी चीज़ों को देखें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएं। मेरा ख्याल से थोड़ा सा ये भी है कि हर मैच में यही हो रहा है कि मैं जाके मुझसे रन्स होंगे या नहीं होंगे। जब नहीं होने का आपके जहन में आता है ना, तो फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही। तो आप सिर्फ यही बात करें कि यस मैं जाऊंगा और मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला फिर डेफिनेटली आदमी निकल जाता है। जो अच्छा प्लेयर होता है, देखें वो 3-4 इनिंग के बाद डेफिनेटली निकलता है, उसके रन्स आ जाते हैं। जो कि वेल नोन प्लेयर्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं टीमों के, उनका यही होता है कि हर तीसरी चौथी इनिंग में उनकी परफॉर्मेंस होती है। इरशाद भाई, आपने बड़े बड़े खिलाड़ी ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, फिर इंज़मामुल हक, यूसुफ, यूनुस, ये सब भी बैट पैच में गए। जी हाँ, बिल्कुल, इनका तरीका ये होता था कि डोमेस्टिक में आते थे। यूनुस को हमने देखा, जावेद भाई को हमने देखा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्रैक्टिस में आते थे। ये तो आप डोमेस्टिक में जाते नहीं बाबर आजम, तो ये कैसे निकलेंगे? जी हाँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए कि इसी साल आप देखिए कि जो विराट कोहली पे इंडिया के जो काफ़ी इल्ज़ाम थे, वो आखिर गए और वो पूरी रणजी 2012 ट्रॉफी के बाद खेल रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद इतने साल के बाद वो खेल रहे हैं और मुसलसल खेलने की वजह से वो IPL में आप देखिए कितने शानदार स्कोर्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे ये कि मैं समझता हूँ कि एक बैट्समैन का अपना भी एक सिस्टम होना चाहिए चेक एंड बैलेंस का। अगर आपको याद हो कि इंग्लैंड में जो एक सीरीज़ यूनुस खान ने खेली थी, जो उनकी वन ऑफ द लास्ट सीरीज़ थी, उसमें वो मुसलसल 4 टेस्ट में फेल हुए। फिर 2016 की तकरीबन सीरीज़ है या 18 की, उसमें अज़हरुद्दीन ने उनको फ़ोन किया। ये वाक़या अगर आपने सुना हो तो उन्होंने अज़हरुद्दीन ने उनको बताया कि तुम क्या गलती कर रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि बाबर को बिला किसी ईगो के, किसी झिझक के, किसी सीनियर प्लेयर के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। 1 2 3 सीनियर प्लेयर्स के पास आपको जाना पड़े, जावेद मियादाद हैं, यूनुस खान है, उनसे पूछना चाहिए कि मैं कहाँ आपके ख्याल में गलती कर रहा हूँ, किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। तो वो आखिरी टेस्ट में जब अज़हरुद्दीन का फ़ोन आया तो आपको याद हो कि यूनुस खान ने डबल सेंचुरी बना दी। कहाँ वो बिल्कुल यानी एक 24 का उनका हाईएस्ट स्कोर था और कहाँ वो, तो वो इतना फ़र्क पड़ता है। इस तरह की ग्रूमिंग बड़ी ज़रूरी है। तो वो तो साबिक क्रिकेटर आप छांटे ना, फिर जो टीवी पर बैठ के बताते हैं उसको उनके पास जाए, या जो टीवी पर बैठते नहीं उनके पास। इसलिए मैं जी हाँ वो जावेद मियादाद का और यूनुस खान का नाम लिया, क्योंकि ये न सिर्फ ये कि खुद भी बड़े रैशनल थिंकिंग लोग हैं, बल्कि वो बाबर को बिला कमोकास वो बताएंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। चलें, बाबर की जिक्र के अंदर एक इनिंग ओवरशैडो हो रही है साहबजादा फरहान की। क्या उसने इनिंग खेली? एक ही ओवर के अंदर जो उसने शॉट्स मारे थे अली रजा को, बिल्कुल जी, मतलब इसको डिस्क्राइब करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट का पका हुआ फल है ये। बिल्कुल, अभी 3 सेंचुरियाँ T20 में भी की हैं, डोमेस्टिक T20 के अंदर, और इसी 1 महीने के अंदर ये 4थी सेंचुरी है उनकी। तो इससे अंदाजा लगा उनकी बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया था। ये बाद में सप्लीमेंट्री पिक के अंदर बाद में जब उनका एक प्लेयर नहीं आया तो जिसकी वजह से वो पिक हुए। और मैं कहता हूँ गुड लक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड कि उन्होंने साहबजादा को लिया। जब बात यही होती है कि जब आपकी फॉर्म चल रही होती है, उस फॉर्म में अगर आप पाकिस्तान टीम से खेलने लगते हैं ना, तो आपकी ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन होता ये है कि आपने रन्स आज किए, 3 महीने के बाद आपको चांस मिलता है, उस वक्त आपकी फॉर्म कैसी है क्या नहीं है, और उसका प्रेशर भी डिफरेंट होता है फिर। तो वहाँ पर ये चीज़ें, और ऐसा प्लेयर जो हर तीसरे चौथे मैच में रन्स करता हो, तो उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से लंबा रन देना चाहिए, और उसको तो उससे बात करनी चाहिए कि वो क्या गलतियाँ कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। देखिए, यहाँ के बाउंस में और वहाँ के बाउंस में बहुत फ़र्क है। अगर आप अली रज़ा की बॉलिंग को जो उन्होंने मारा है साहबजादा ने, तो वो देखें वो लेंथ को जल्दी पिक कर रहे थे, ठीक है। स्पिनर्स को अगर आप देखें, स्पिनर्स को वैसा बॉल ऊपर नहीं आ जाता यहाँ पे। दूसरे अगर न्यूजीलैंड में आप देखें जिस तरह का पिच है, तो वहाँ थोड़ा सा गेंद ऊपर आ जाता है। यहाँ पर उसी लेंथ के बॉल जो है बड़ा अच्छा हिट मारते हैं। ये देखें, ये पेस देखें और कहाँ से इन्होंने ये हिट मारी है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में यहाँ पर गेंद तेज़ आ जाता है, तो वहाँ पर चांस होता है कि लग के ऊपर चलिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं साहबजादा से मेरी बात भी हुई थी, मैं जब कोचिंग पे था तो मैंने उसको बात की थी साहबजादा कि तुम्हें कुछ चीज़ों को इंटरनेशनल क्रिकेट में छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा। तुम बहुत ज़्यादा बाउंस के ऊपर जो वो हॉरिजॉन्टल खेलने जाते हो, तो वहाँ पर तुम प्रॉब्लम में आते हो। 3 दफ़ा तुम आउट हो गए बाउंसर को हिट करते हुए। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। सारे शॉट्स हैं, सीधी अच्छी हिट मारते हो, ऑन दी अप अच्छा खेलते हो, कवर अच्छा खेलते हो, ऑन पे अच्छा खेलते हो। तो बस एक आध चीज़ को अगर छोड़ दोगे तो वो फिर जो है उस टेन्योर से निकल जाओगे।
तो बाद में जाके ना अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते तो हो। साहिबजादा फरहान को आपने भी देखा है, मुसलसल खेलते हैं, डोमेस्टिक में हमने भी बहुत देखा, लेकिन इंटरनेशनल में जाकर कुछ हो जाता है इनको, जी हाँ, मतलब वो परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में नहीं आती, इसकी कोई क्या वजह है? ऐसे बहुत से खिलाड़ी, साजिद अली इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, साजिद अली कितने रन उन्होंने किए लेकिन इंटरनेशनल में जाके वो बुझ से गए, जी हाँ, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये इसमें आसिफ ये तो मेरा जिसे कहते हैं फेवरेट टॉपिक इसलिए है कि मैं कम से कम ये देख रहा हूँ कि 50-60 साल तो हो गए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में तेज़ विकेट्स बनाएं, बाउंसी विकेट्स बनाएं, ताकि ये हो कि वो गैप जो है, जिस बिल्कुल महमूद हामिद ने सही कहा कि जिस तरह वो गैप है कि जिस तरह न्यूजीलैंड में हमें जो बाउंस मिला उसकी वजह से हम 8 में से 7 मैचेस हार गए, तो ये इतना फ़र्क है। और फिर आके अब आप PSL में जो तमाशाई ना आने का जिक्र कर रहे थे, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि 1.5 साल से पाकिस्तान जो है इतने बड़े बड़े ICC के टूर्नामेंट्स में फर्स्ट राउंड में बाहर हो रहा है। नहीं, मैं आपकी बात यहाँ तो करूँगा, डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन PCB की बहुत बड़ी फाश गलती है जो बताने जा रहा हूँ मैं भी, वो मेरी नज़र में है और लोगों की नज़र में वो भी है, तो आप कंटिन्यू करें। तो ये चीज़ है कि वो उसमें ये ज़रूरी है। और अगर आपको याद हो कि बॉब वुलमर, जहाँ तक मेरी याद है, उसमें वो आखिरी कोच थे जिन्होंने वो स्लैब्स का सिस्टम वो किया था कि वो स्लैब्स लगा के और उससे कि बॉल इतनी हाई बाउंस पे आए बैट्समैन तक कि वो आदत हो, तो उस ज़माने में फिर भी पाकिस्तानी बैट्समैन का परफॉर्मेंस बाहर बेहतर है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पिचेस के बारे में तो आपको पता है कि एज़ लॉन्ग बैक एज़ 1980 डेनिस तिली ने कह दिया था कि मुझे फैसलाबाद में दफन कर दें, शायद ये पिच तेज़ हो जाए। तो सर ये की है। अगर मैं कभी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात होगी तो मैं उनसे कहूँगा कुछ आपको और करने की ज़रूरत नहीं, तेज़ पिच बना दें। वैसे भी हार रहे हैं ना, 1 आध साल और हारेंगे, उसके बाद दुनिया में अगर हर कंट्री को नहीं हरा दिया पाकिस्तान ने तो मेरा भी नाम नहीं इरशाद नहीं, थोड़ा सा मेथड के ऊपर शाह साहब, मेथड जो होता है ना, मेथड अगर आप देखें T20 का मेथड एक डिफरेंट मेथड चल रहा है। अगर जितने भी फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं वो आप देखें वो कैसे खेल रहे हैं, वो उनके वहाँ अगर न्यूजीलैंडर है तो वो भी तो बाउंस ट्रैक पे खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान आके भी परफॉर्म कर रहे हैं। आगे न्यूजीलैंड की टीम आई है अभी पाकिस्तान में, उन्होंने ट्राई सीरीज खेली, वो कौन जीता? न्यूजीलैंड जीती ना। तो अपनी कंडीशन में और पाकिस्तान की कंडीशन में भी आके वो खेल रहे हैं, तो प्रोफेशनल डिमांड है कि यू हैव टू हैव परफॉर्म विद एनी सर्कमस्टांसेस। आप कोई जो चीज़ ये एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते कि आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप जो कह नहीं जी बाउंस पिच था तो मैं यूँ खेल सकता, यूँ नहीं, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं कि किस प्लेयर को कौन सी फैसिलिटी, लेकिन आपने अपने आप को भी तो मनवाना है, आपने उसको कॉप अप करना है ना उन चीज़ों को कि सीमिंग पिच पे मैंने कैसे खेलना है और बाउंसी पिच पे मैंने कैसे खेलना है। तो ये तो सारी अपने ऊपर भी तो है। पुराने प्लेयर्स भी तो ये काम करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता, लेकिन अभी वनडे सीरीज़ जीती ही ना पाकिस्तान ने वहाँ पे। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आप में अंदर खुद लानी भी है। आप यही कहते रहे कि ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं जीते, तो कभी भी नहीं जीतेंगे फिर हम। 95 में जीते, ठीक है, न्यूजीलैंड में तो हम जीतते रहे, अब क्यों नहीं जीत रहे? बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वो तो इस दफा बाउंस पहली दफा देखें ना, पहली दफा नोट किया लोगों ने, देखें हर जगह पे आपने भी तो स्पिन ट्रैक बनाए, आपने स्पिन ट्रैक बनाए, आप जीते, ठीक है ना। इंग्लैंड से आप जीत गए आप, लेकिन वेस्ट इंडीज से आप एक टेस्ट मैच आप वेस्ट इंडीज से हार गए, बांग्लादेश से आप हार गए। तो उस कंडीशन, जैसे आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं या स्पिनिंग ट्रैक बनाने जा रहे हैं, पहले अगर आप स्पिन ट्रैक बनाते तो आप इजी विन करते थे। नाउ अगर दूसरे के पास भी स्पिनर हैं तो आपके बैट्समैनों को भी तो स्पिनर खेलना आना चाहिए। तो हर टाइप की पिच के ऊपर हर बैट्समैन को खेलने का तजुर्बा होना चाहिए। हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे तो हम टर्निंग ट्रैक्स पे भी खेलते थे, बैटिंग ट्रैक्स पे भी खेलते थे, स्विमिंग ट्रैक्स पे भी खेलते थे। अगर आप यहाँ से निकलें तो उस वक्त यू सेंटर वगैरह में या भावलपुर में बड़े टर्निंग ट्रैक्स होते थे, और उस वक्त हाँ, तो पिंडी क्लब की वहाँ पर बड़ा टर्न होता था बॉल। उसके बाद हम अगर हम कदाफ़ी में आ जाते थे, कदाफ़ी में बाउंस सीम मिलता था हमें, गुजरांवाला या सियालकोट में आपको बाउंस मिलता था, गुजरांवाला का पिच के अंदर बड़ा अच्छा बाउंस होता। तो आप हर सेंटर के ऊपर जाके खेलते, फैसलाबाद में बैटिंग विकेट मिलता था आपको, इसी तरह अगर आप पिंडी में चले जाएं ग्रीन पिच मिलता था आपको। तो हर जगह का एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर, वेदर, पिच का बिहेवियर डिफरेंट है, तो हमें उस तरह हम खेलते रहते थे। अब थोड़ा सा अगर आप एक ही जगह पे खेल जाते हैं तो वो लड़का सेंटर्स अब नहीं है ना। हैदराबाद का सेंटर ख़त्म हो गया, कोयटा में मैंने खुद देखा है, कोयटा कई दफ़ा गया हूँ, वहाँ जो बाउंस है वो कहीं नहीं है। अयूब स्टेडियम कोयटा और डायमंड ग्राउंड जो इस्लामाबाद का है, उसका बाउंस कहीं पे भी नहीं, बहुत अच्छा बाउंस है, नहीं खेलता। अब हम खेलते हैं ना, हमारी वही 4 सेंटर्स हैं, उन 4 सेंटर्स में हम आगे पीछे होते हैं। वही मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, प्लेयर के अपने ऊपर भी होता है। इस्लामाबाद की स्क्वाड अगर देखें तो आपको खासी बैलेंस नज़र आती है, मेरा ख्याल है। आजम खान है उसमें, कुरन मनरू हैं, उसके अलावा
गौस हैं, सलमान अली आगा हैं, जेसन होल्डर हैं, बैन उसके अलावा हैं शादाब खान कप्तान हैं, इमाद वसीम है, नसीम शाह हैं, शान मसूद शाह मसूद हैं, साद मसूद हैं। ये कल मैंने जो बात की थी साद तो मसूद। ये इस्लामाबाद ने जो और फिर जो इन्होंने लेट पिक किया है साहबजादा फरहान, उससे भी इनको दाद देनी पड़ेगी। इस्लामाबाद बड़ी टेक्निकली काम करता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर एक तो काफ़ी पीछे रहते हैं, ये वाहिद ओनर है। ये क्या वजह है, ये एक इस पे बात कर लें, क्या ये वजह है कि ओनर ने खुला हाथ दिया हुआ है सबको कि आप नहीं, ये भी है यकीनन हाइप इतनी उस तरह की बेवजह की हाइप क्रिएट नहीं करते, वो जिसे कहते हैं लो प्रोफाइल रखते हैं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक अपने मैचेस अपने होम ग्राउंड पे खेले हैं, ये भी उनको एडवांटेज है। रावलपिंडी ज़ाहिर है का अभी होम ग्राउंड है, वो जीते रहे। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रैवल करता है दूसरे ग्राउंड पे तो उनका कैसा रिकॉर्ड जाता है। लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि बहुत बैलेंस साइड है, जो हम भी देख रहे हैं बहुत बैलेंस साइड है, और वो बैलेंस पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में नज़र नहीं आता। डेफिनेटली वो उनके यहाँ उस लेवल के पेसर्स नज़र नहीं आते, स्पिनर्स तो डेफिनेटली हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनके कुछ लोग अभी बैकअप में हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर पेशावर ज़ल्मी कुछ नए प्लेयर्स को अगले मैच में ट्राई करे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एहसानुल्लाह भी हैं इनके स्क्वाड में। एहसानुल्लाह पेशावर में, जी हाँ पेशावर में है, जी वही कह रहा हूँ ज़ल्मी में। तो वो उनकी जो है, लेकिन वो डेफिनेटली उनकी फ़िटनेस लेवल क्या है ये नहीं पता। चले आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्क्वाड के हवाले से। नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो हमने बात की है, कल भी हमने इसके ऊपर बड़ी थॉरली बात की थी। अच्छा स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही चीज़ है कि लड़के उनके फॉर्म में हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके प्लेयर फॉर्म में हैं। कॉलन मनरो ने पिछला मैच जिस तरह बैटिंग करके जिताया, फिर आप साहबजादा या फरहान ने जिस तरह की बारी की है उनके साथ, तो जब ऊपर से रन्स होते हैं, मतलब ओपनर रन्स करते हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। फिर उनके पास जो नीचे अगर आप ये देख लें, इनके पास सलमान अली आगा बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ प्लेयर है। अभी हैदर अली को चांस भी नहीं मिला है। फिर इनके पास ये जो अपकमिंग साद मसूद है, ये बॉलर भी बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। होल्डर इनके पास आए, इमाद वसीम इन्होंने इनको लिया है। तो इनके पास जो है अभी सलमान इरशाद भी हैं इनके पास। तो इनकी टीम जो है वो बड़ी बैलेंस नजर आती है। मसूद के बारे में आप कुछ कह रहे थे, ये नया बच्चा है, इसको देखा नहीं? जी मैंने इसको देखा था चैंपियंस के अंदर। इज़ गुड, इज़ बड़ा एंथुजियास्टिक है, बड़ा फील्डर बहुत ज़बरदस्त है और बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है। कुछ एक मैच ऐसा था कि टीम मुश्किल में थी और इसने जाके बड़ा अच्छा खेला और मैच निकाल के अपनी टीम को लेकर आए ऊपर, और साथ में बॉलिंग अच्छी करते तो जी हाँ, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। तो कोचिंग पैनल भी इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। माइक हेसन है न्यूजीलैंड वाले, उसके अलावा हनीफ मलिक हैं इनके साथ, और भी इनका स्टाफ बड़ा अच्छा है। तो और भी हम बात करेंगे। कराची किंग्स और लाहौर का मुकाबला है भाई, आज 8 बजे शुरू होगा मैच कराची के नेशनल स्टेडियम पे। आप जाइए मैच देखिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील सी यू वंस अगेन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सिली पॉइंट PSL स्पेशल, और हमने बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो शिकस्त दी पेशावर ज़ल्मी को। तो हम बस इस बात को ख़त्म ही करते हैं। अब आज का मुकाबला भी बड़ा है। ज़रा ओनर्स की बात इन्होंने की थी कि अली नकवी साहब जो इस्लामाबाद के ओनर हैं वो खासे टेम्ड हैं, खासे बिहाइंड द कर्टन्स रहते हैं। दूसरे ओनर खासे ज़्यादा बकरे खिला रहे हैं, जावेद अफरीदी, वो उनका स्टाइल है, बाबर आजम को भी बकरे खिला रहे थे। हाँ, इसके ऊपर के फूड के मैच से पहले आप जो है वो क्या खा रहे थे, वो कोई बकरा टाइप चीज़। हाँ, लेकिन देखें अगर आप गोश्त खाते हैं तो सम टाइम आपको नीड भी होती है ना उसकी, एज ए प्लेयर आपको ज़रूरत है। और कोई इसके अंदर बुरी बात नहीं है। आपको रादर आप ये इस खाने के बाद जो है वो ग्राउंड के अंदर अगर आप सुस्त नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट है। और उन्होंने रात में खाया, और वंस ऑफ द ब्लू मून ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप खाते हो।
लेकिन ये तो नहीं, लेकिन इनका प्रॉपर लड़कों का सबका डाइट प्लान है, प्रॉपर डाइट प्लान के साथ अपने चलते हैं, सारी चीज़ें होती है। अगर अब आप देखेंगे कि लंच में और इसमें जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आती है। तो इसी तरह इवन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी हमने देखा, जब हम PIA से खेल रहे थे, PIA का भी इसी तरह था, और के प्रॉपर हमारा तो जो मैंने लंच होता था। एक बात याद करा दी, सोशल मीडिया पर जावेद अली ने खुद ही शेयर किया था कि जावेद साहब की आदत है कि वो अपने हाथ से, वो एक तो देखें ये जेस्चर है, एक कल्चर भी ये बहुत से लोग करते हैं, पंजाब में भी बहुत से लोग करते हैं कि आपकी प्लेट में वो खुद जो आपका जो मेज़बान होता है वो मेहमान के लिए जिसे कहना चाहिए वो परोस पेश कर रहा होता है। सही कहा। तो वो कर रहा होता है, तो ये तो एक अच्छा जेस्चर है। मैं ये समझता हूँ, मेहमान तो आप भी बने ना, कई दावतों में तो आप भी गए हैं, आप इस फील्ड से हैं, तो ये तो जेस्चर है, इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, इसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ओनर्स का एक और चीज़ बताता हूँ, परफॉर्मेंस भी करे इरशाद साहब, एक और चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, जब टीम डिनर्स होते हैं, टीम डिनर्स एक आपके अंदर यूनिटी को भी लेकर आते हैं, क्योंकि आप देखें अक्सर मैचेस के बाद रात में जब डिनर है आपका, तो लड़के अलग अलग खाना खाने जा रहे होते हैं, 2 कहीं चले गए, 4 लेकिन जब एक टीम डिनर होता है तो पूरी टीम होती है, उसमें मैनेजमेंट भी होती है, उसमें आप यकीन करो बाहर की बात ही नहीं होती जी, और आप जो है वो ही बातें कर रहे होते हो, उनको मोटिवेशन की तरफ लेकर जा रहे होते हो। अभी हम चैंपियंस में यही हुआ था कि हम हार रहे थे, तो हमने मैनेजमेंट ने एक टीम डिनर अरेंज किया, जिसमें हम प्लेयर्स को लेके गए, वहाँ पर हमने जाके उनके साथ एक बैठे, हल्ला गुल्ला, उनकी चीज़ों को डाइवर्ट किया। देखें, रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से थोड़ा सा डाइवर्ट करना, कि हर वक्त बंदा यही सोचता रहे कि यार हम क्यों हार रहे हैं, हमसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो सोचता रहता है। तो आपको डाइवर्ट करने के लिए कहीं ऐसी चीज़ कर दें, आप अच्छा डिनर करा दें, अच्छी मूवीज़ पे लेकर चले जाएं लड़कों को, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, जब आपकी सोच अलग हो जाती है। मैंने शुरू में देखा, जब मैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैच खेला, तो हम उस वक्त क्या करते थे, हम आते थे, हम ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद नेट हो गया या लड़के ने बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस कर ली। उनको मैंने देखा, वो आए और उन्होंने आके रग्बी खेलना शुरू कर दिया। रग्बी वहाँ का बड़ा ठीक है। अब उन्होंने जब रग्बी खेला तो हम देख रहे थे कि यार ये क्रिकेट से हटके रग्बी, तो बात हुई तो पता है वो डाइवर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। अब मैं रात में नॉट आउट आया हूँ 4 डे मैच में, मैं खेल रहा था 30 रन पे, मैं रात में गया, सो गया, सुबह उठ के आ रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहेगा, 30 पे खेल रहा हूँ, कहीं जाते आउट ना हो जाऊँ, या मैंने 100 करना है, किस तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ चले जाऊँगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, जब मैं पैट करूँगा तो मैं उस फोकस में आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए प्लेयर, कि आप प्लेयर के ऊपर से प्रेशर किस तरह डाइवर्ट करें। वो प्लेयर, उसी प्लेयर का मुझे जहन में घूम रहा था, ये कह रहे थे ना कि वो बाहर डिनर पे जाए किसी के साथ, तो बाबर आजम को डिनर पे भी जाना चाहिए। सही है, सही बात। तो किसके साथ आपको पता है कि एक ज़माने में पाकिस्तान के टीम के साथ एक क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट भी अटैच थे, मोइन लतीफ़ साहब थे, उसके बाद एक और साहब थे, मकबूल रहे थे। तो ये लोग बड़ा काम करते हैं इसमें। मोइन लतीफ़ साहब का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि डेल स्टेन से अहमद शहजाद घबराया हुआ था, तो मैंने उसको मुसलसल 4 दिन एक ये साइकोलॉजिकली वो किया कि बैट पे आके कौन लगता है, डेल स्टेन लगता है, बैट पे आके तो बॉल ही लगती है ना, तो बॉलर से क्यों घबरा रहे हो, बॉलर का हुआ जहन से निकाल दो, वो कर दोगे। तो कहते हैं अगले मैच में 67 किए उसने। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई साइकोलॉजिस्ट सब, जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं महमूद भाई, कि इसमें यानी वो अगर कहीं भी वो उसको रिलैक्स होना है, उसको कंफर्टेबल होना है, तो आप वहाँ कर दें, बजाय इसके कि उसको और प्रेशर में ले आएँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन माइकल क्लार्क का एक ज़माने में याद है, और पाकिस्तान की टीम वहाँ गई हुई थी, तो वो टेस्ट मैच से 3 दिन पहले उन्होंने सारे प्लेयर्स को अपने घर भेज दिया। तो उन्होंने कहा यार हम तो आखिर दिन तक कैंप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, कैंप तो लड़के 20 दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब रिलैक्स हो जाएं, अब 3 दिन से जाएं, अपनी फैमिली में रिलैक्स करें, फिर एक फ्रेश माइंड के साथ आएँ। वो मतलब ये तो कल्चर होना चाहिए। अब एक और प्लेयर है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वो आज जो मुकाबला होगा उसके वो मेन कैरेक्टर हैं, लाहौर कलंदर्स की कप्तान है शाहीन अफरीदी, और उनका मुकाबला होगा कराची। तो शाहीन अफरीदी भी इसी फेज से गुजरे हैं, कप्तानी उनसे दी गई, उनसे ली गई, उनकी मेंटल बॉलिंग भी उनसे वैसी नहीं हो रही। तो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, एक ही मेंटल स्टेट में होंगे?
जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि होंगे। अलबत्ता ये है कि पिछले मैच में शाहीन का स्पेल बहुत अच्छा था, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिला होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, आपको पिछले जो 1-1.5 साल गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उसमें कई कंट्रोवर्सीज़ हुई और शाहीन आफरीदी भी उसका हिस्सा रहे, उन पर काफ़ी बातें आई। तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी वंस अगेन मैं समझता हूँ कि उसमें भी क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट को ज़रूरत है कि उनकी साइकी पे काम करें, उनको रिलैक्स करें। और बॉलिंग में आप देखिए ना, अभी उन्होंने कहा उस पर कि आखिर यॉर्कर हमारा इतना मेन वेपन था, तो यॉर्कर्स करना बॉलर्स क्यों भूल गए। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी हमारी फ्रंट रैंकिंग बॉलर ने कहा कि वाकई हमें यॉर्कर्स ज़्यादा करने चाहिए। तो ये एक सिंपल सी बात है ना, यॉर्कर्स आप उनको सिखाएं, ज़्यादा करें। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा हमने 1-2 जो अच्छे कोच आए थे, गिलेस्पी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमें फतूहात दिला दी, तो वो उनको एकदम से हटा दिया। तो ये उस तरह से परफॉर्मेंस अजहर महमूद वगैरह का उस लेवल का नहीं है। डेफिनेटली होना चाहिए कि बॉलर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब तो शाहीन आफरीदी को काफ़ी दिन से हो रहा है, तो कोई जाके काम करे, ख़ास तौर पे कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, यहाँ पिच नहीं कर रहे बॉल को, मेंटली टफ होना चाहिए, कोई इस पे काम करे तो बात तो है। आज मुकाबला है कराची और लाहौर का। कराची और लाहौर की टीम दोनों ही बैलेंस है। कराची की टीम के साथ मोमेंटम भी है, 200 प्लस 232 रन उन्होंने चेस किए। एक मैं आपकी सलमान भाई की सब आपका जवाब मैं बाद में देता हूँ इस बात का कि सलमान भाई ने बात की कि देखें कोचेस जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं, आपको बॉलिंग लेंथ बताई जा रही होती है, आपको वहाँ खड़े होके आपको स्पॉट्स बताए जा रहे होते हैं। अब तो इतनी चीज़ें आ गई हैं कि आपको चीज़ें करवाई जा रही होती है कि आप यहाँ से ये करें, आप यहाँ से ये करें, आपको सारी चीज़ें कराई जा रही थी। अगर आपका बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, आपको बताया जाता है, आपकी सीम या आपके रिस्ट जो है वो सही नहीं गिर रही, वो भी आपको बताया जा रहा होता है। करना तो आपने बताया ज़रूर जा रहा होता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर, 3 चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक प्लेयर है, आप उसके साथ काम करे चले आना, द एग्रीमेंट बिटवीन द कोच एंड द प्लेयर। क्या वो प्लेयर आपसे सीखना चाहता है या नहीं? शाहीन के रवैये से आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के से आपको क्या लगता है? मुझे थोड़ा सा मतलब शाहीन समटाइम जो उनकी पास परफॉर्मेंस है उससे नहीं लग पा रहा कि वो थोड़ा सा या स्टबन हुए में क्या हुआ है या फिटनेस का प्रॉब्लम है। जो उनका गेंद जिस शाहीन का नाम था कि शाहीन का गेंद बड़ा अच्छा अंदर आता था, नया बॉल बहुत अच्छा जगह पे से बड़ा अच्छा आता था, अच्छे बैट्समैनों के लिए ओवर में विकेट लेते, वो चीज़ ख़त्म हुई। तो वो क्यों ख़त्म हुई, वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो चीज़ ख़त्म क्यों हुई। तो कोचेस मेरे ख्याल से काम कर रहे होते हैं, लेकिन सारा उनके भाई कोच हैं, उनके बॉलिंग कोच तो डेफिनेटली क्या वो अपने भाई के साथ अच्छा काम नहीं कर रहा होगा। वो तो चाह रहे होंगे, रियाज अफरीदी कोच हैं लाहौर के, बॉलिंग कोच हैं। जी हाँ। ये मेरे ख्याल में वाकई एक जिसे कहते हैं एक मेंटल उसमें आ गए हैं, वो फेज़ में आ गए हैं, मेंटल ब्लॉक में आ गए हैं। उससे निकलना बड़ा ज़रूरी है शाहीन का, क्योंकि एक हद तक शाहीन आफरीदी का जो एकदम से एक वो आया है ना, डिप आया फॉर्म में, वो इतना लंबा फेज़ चल रहा है, वो उनको उससे निकलना ज़रूरी है। और जैसे बिल्कुल महमूद भाई सही कह रहे हैं कि उसमें कोई कोच ही उनको निकाल सकता है उसमें से, कि उनकी दोबारा उनके ऊपर काम करे और मतलब एक बड़ी डेडिकेशन से काम करे, एक बॉलर पे फोकस करके। ये नहीं कि आप सारे बॉलर्स को कर रहे हैं, लेकिन आप डेडिकेशन से एक बॉलर को जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको आप उस प्रॉब्लम से निकालें, बड़ा ज़रूरी है। तो फोकस कोचिंग। कराची की टीम में हसन अली हैं, बॉलर हैं, शान मसूद हैं, खुशदिल शाह हैं, विंस हैं, मतलब बड़ी अच्छी बैटिंग इन्होंने पिछले मैच में की है। तो मोमेंटम किसके साथ होगा? वो भी मैच जीते हुए, लेकिन कराची विल प्ले एट देयर होम टर्फ। हाँ, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी की पॉइंट था उस दिन डेविड वार्नर की कैप्टनसी का, जो उन्होंने पोस्ट मैच स्पीच की ना, वो मेरे ख्याल में इस वक्त की है, जब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम से कह दिया कि विकेट गिर रहे हैं, घबराओ नहीं, उस एग्रेसिव रन रेट को कायम रखो, करोगे तुम ही जीतोगे। उनका इम्पॉसिबल किसी चीज़ को नहीं समझोगे, स्कोरिंग रेट इतना हाई हो गया। तो उन्होंने कहा कि आई एम ग्लैड दैट दे फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस। ये बड़ी बात है कि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की टीम, आपको पता है तारीख में ऐसी कोई टीम ही नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच रहता है। तो वो डेविड वार्नर के, मैं समझता हूँ ये बड़ा की पॉइंट कि डेविड वार्नर जिस तरह से एग्रेसिवली लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स का एक प्राइम आप देख सकते हैं। आपने जो बात की ना, ये मैंने कराची किंग्स के एक टीम मेंबर से मैं मिला था, अभी कल ही मिला हूँ, तो उससे मैंने ये पूछा था कि डेविड वार्नर के आने से कुछ फ़र्क पड़ा, क्या एटीट्यूड है इसका? कह रहा है एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड है इसका। मतलब ये जो रिशाद भाई ने बात की, ऑस्ट्रेलियन तो है, जो एटीट्यूड होता है ना ऑस्ट्रेलियंस का, बिल्कुल
कि मतलब जीत नेवर से डाई। नेवर से डाई, कोई मसले की बात ही नहीं जी, खेलो जाके। वजह क्या है बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। देखें, अभी एक नया प्लेयर आया था जिसने ओपन किया अगेंस्ट इंडिया। आप देख रहे थे उसने पहले टेस्ट मैच में कौन से शॉट्स खेलने शुरू कर दिए थे टेस्ट मैच के अंदर? शुभमान गिल रिवर्स मारे हैं उसने, क्या नाम था, सेफर्ड और समथिंग। हाँ, मैं समझ गया वो। उसने ऐसे मारा शॉट। क्यों मारते हैं ये शॉट, कैसे लग जाते हैं भाई? उनको वो बॉलें खिलाते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ ये तुम मारोगे, मारते हुए आउट भी हो जाओगे तो हम तुम्हें बाहर नहीं करेंगे। यहाँ पर मसले ये आते हैं, देखें प्लेयर जो है वो उसको अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि टीम में कैसे रहूँ। एक प्लान मैं देता हूँ, एक एज ए कोच एक प्लान देता हूँ कि हमने यूं ही खेलना है। अब जैसे ये वार्नर की बात कर रहे हैं, क्या 200 प्लस रन्स कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, विकेटें गिरती नहीं, लेकिन मोमेंटम को नहीं तोड़ना। जब मोमेंटम को आप तोड़ोगे तो विकेटें गिरेंगी तो बाद वाले के लिए वो 9-10 रन का एवरेज है वो 15 पे चला जाएगा। तो आपने मोमेंटम को कायम रखना है। तो यही अप्रोच खुशदिल की और उसकी विंस की थी कि उन्होंने मेंटेन रखा उस चीज़ को। 1-2 ओवर मिले उनको जहाँ पर जॉर्डन को हिट आउट हुआ, उससे पहले एक छक्का लगा, तो 4 जब छक्के लगे तो एकदम वो टीम में मतलब टीम, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर आपका 1-2-3 ऐसे ओवर होते हैं कि जो कि मैच को इधर से उधर कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, चाहे वो बॉलिंग साइड के हो चाहे वो बैटिंग साइड के हो। कितने मैच ऐसे गुजरे। तो ये अप्रोच एज ए कैप्टन बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है कि आपको जो प्लान दिया है आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने जाएं। अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करता हुआ कोई प्लेयर रन्स बना देता है और आप उसको अगला मैच खिलाते हैं तो फिर, और उस एक प्लेयर है जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आउट हो जाता है और उसको अगला मैच आप बाहर कर देते हैं, तो फिर अगले मैचों में जो बाहर हुआ है ना वो अपनी सेफ साइड देखेगा कि मैं 50 करूं अपने, ताकि मेरी जगह पक्की रहे। ये फेयर फैक्टर अगर प्लेयर में से निकल जाए तो फिर देखिए टीमें कैसे ऊपर जाती हैं। और लाहौर की अगर स्क्वाड को देखें आप, लाहौर ने अभी रिसेंट मैच खेला है, लाहौर में शाहीन भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, उसके अलावा फ़खर जमान ऊपर से आते हैं, नईम है, तो बैलेंस और बहुत अच्छी साइड है लाहौर। जी हाँ बिल्कुल है, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा। डेफिनेटली जी हाँ विल बी इम्पोर्टेंट। लेकिन ये मैं इसमें थोड़ा सा ये बात कहूँगा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो शाहीन का और हारिस रऊफ का ये ग्राफ रहा कि एक आध मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग, फिर दूसरे 2-3 मैचेस में बहुत एक्सपेंसिव हो जाना, बहुत रन्स दे देना, इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि हारिस रऊफ और शाहीन को ख़ुद भी रन्स बहुत ज़्यादा ना दे दें। तो बॉलिंग में इनके पास वो उसके बाद जहादाद है, आसिफ अफरीदी है, जमान खान भी इनका बॉलर है। जी हाँ, तो ये अच्छी बॉलिंग है और ये पुराने काफ़ी अरसे से खेले। डेविड वीज़ा को इनकी टीम में अच्छी बैलेंस है। नईम इनके ओपनर कर रहे हैं फ़खर के साथ। फ़खर का इंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। पिछले मैच में आउट हो गए थे, लेकिन इस पिछले मैच में अगर आप देखें तो उनकी इंटेंट बहुत ज़बरदस्त थी। तो जिसे कहना चाहिए वो मैं कह रहा था मैचअप, एक वर्ड आ गया मैचअप, कि किस प्लेयर पे किसने अटैक करना है। तो फ़हीम फ़खर जमान ने जिस तरह अटैक किया है अकील के ऊपर, तो वहीं वो कामयाब हो गया। वो जिसे कहना चाहिए मैचअप, वो जो कह रहा हूँ ना कि खब्बे का बॉल अंदर आता है तो विद आप ब्रेक जो है वो उसको मिड विकेट या लॉन के ऊपर से छक्के मारते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लान नज़र आता है कि आपने किस बॉलर के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि आपका जिस टीम का मेन बॉलर है आप उसके ऊपर अटैक करने समटाइम चले जाते हैं तो वो विकेट ले जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको टारगेट करना है, कि कौन सा बॉलर है कि ये मुझे अगर यहाँ पर 6-6, 7-7 रन भी कर रहा हूँ तो मुझे ये बॉलर आएगा तो यहाँ पर मैं 16-17 रन कर सकता हूँ, तो मैं अपने एवरेज को मेंटेन कर लूँगा। तो ये टारगेट बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ता है। जब भी कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी। सम टाइम होता है कि आप गलत जगह पे हिट आउट कर देते हैं जिससे टीम को बड़ा सफ़र करना पड़ता है। तो अभी तक अगर लाहौर की बात देखें तो उनका जो 3 नंबर पे आ रहा है अपना नेम तो ओपन कर रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म बहुत आउटस्टैंडिंग है इस वक्त। जिस तरह उनका फ्लो आ रहा है बैट का, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंटेंट बहुत अच्छी है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे 30 और 40 के बाद वो वहाँ आउट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर वहाँ पर वो टाइम ले लें तो वो छक्के भी मार रहे हैं, गैप्स में भी अच्छा खेल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से लाहौर के लिए और फ़ायदेमंद होगा कि वो 70-80 रन पे जा सकते हैं और टीम को फ़ायदा होगा।
अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा रेंज ऑफ domestic का शॉट्स performer हैं, है, बिल्कुल रेंज ऑफ शॉट्स लेकिन वो भी इंटरनेशनल में जाकर वो भी बुझ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही। वो इनकन्सिस्टेंट हो गए, वरना शुरू में तो उनका करियर बहुत अच्छा गया, करियर एवरेज भी उनका बहुत अच्छा है अभी तक भी इसकी वजह से। लेकिन यू आर राइट अबाउट दैट कि कहीं ना कहीं वो जिस तरह के न्यूजीलैंड में भी कुछ इतना अच्छा नहीं खेले या बाज़ मैचेस में, ज़रूरी है कि कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करें, तभी एक फिर इंसान की रेपुटेशन। अब इनकी बॉलिंग देखें, जमान हैं, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, जी उसके अलावा वीज़े भी शायद खेल जाएं आज, अच्छा खिलाड़ी और हैं, जी हाँ। जादाद खान भी है, तो बॉलिंग भी इनकी अच्छी खासी तगड़ी बॉलिंग लगती है जी लाहौर हाँ की। बिल्कुल बिल्कुल, ये थ्रेटन कर सकते हैं कि मैं समझता हूँ कराची किंग्स के आसिफ अफरीदी लाइनअप को, आसिफ definitely अफरीदी आसिफ है, अफरीदी है, बिल्कुल experience सही है, है। जी हाँ। तो कर सकते हैं, डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। देखना होगा कि इसमें एक तो टॉस पे भी मेरा ख्याल है डिपेंड करेगा, और दूसरे उस दिन ये देखने में आया कि एक बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट है कराची की, तो उसमें उसका कौन फ़ायदा और ज़्यादा उठाता है। लेकिन हर नॉट एवरी डे नॉट अ संडे, हाँ, बिल्कुल अगर कंडीशन गुड है, क्योंकि आज कराची का मौसम जिस तरह का है, बहुत ज़बरदस्त वेदर है, गर्मी हुई हुई है, तो हवा चल रही है आज तो। पिच जो है कि रोल होगी। अब आपको सिर्फ नोट डाउन करना है कि आज की फोरकास्ट में क्या है कि बाद में ड्यू फैक्टर है या नहीं है। तो अगर ड्यू फैक्टर आ रहा है, अगर 70 to 80% है कि ड्यू फैक्टर है, तो फिर आप सेकंड बैटिंग का चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन इज़ गुड और पिच बड़ी ज़बरदस्त है, तो मेरे ख्याल से टॉस जीत के पहले बारी करनी चाहिए और एक बच्चा स्कोर करना चाहिए। 200+ रन्स करें तो फिर दूसरी टीम पे डेफिनेटली जो है प्रेशर आता है। हर मैच के अंदर आप 230 रन 225 रन जो है वो चेज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल समझे ना। तो आपको पहले बैटिंग करते हुए मैं समझता हूँ कि अगर जो अच्छी कंडीशन पे, तो आप पहले बैटिंग लें। इसमें आसिफ मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर वो थोड़ी सी बात कर लें कि जो स्टेडियम पे जो नहीं, वो बात तो मैंने करनी ही करनी है, वो बात कर लेते हैं। स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे लोग? जो मैंने वहाँ पर जा गया हूँ, मैं रोज़ाना ही जाता हूँ, डोमेस्टिक मैचेस से भी ये गए थे, और जब ये बन रहा था स्टेडियम, जब भी गए थे, तो यहाँ 2 स्क्रीन लगाने की बात हुई थी कि 2 स्क्रीन लगेंगी डायगोनल। स्क्रीन तो लग गई, एक स्क्रीन पे स्कोर आता है, दूसरी स्क्रीन पर इश्तहार आते हैं या जो भी उनका चल रहा होता है कुछ ना कुछ। तो एक हाफ ऑफ द स्टेडियम कैन नॉट सी द स्कोर। वो हमसे पूछते हैं क्या की स्कोर पॉइंट है हुआ? आपका, बिल्कुल सही कहा है। मतलब आधे से ज़्यादा स्टेडियम आपका स्कोर कार्ड ही नहीं देख पा रहा, तो उसको क्या पता क्या हो रहा है। और वहाँ इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा स्लगिश है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। तो भाई क्यों देखेगा कोई मैच बैठकर? और फिर विजन जो मैंने देखा है वो भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन खैर, ये तो बहुत अरसे से ऐसा चल रहा है, और अब तो बेहतर हो गया, जंगले ख़त्म हो गए। लेकिन जब तक आपको स्कोर कार्ड वो दूसरी स्क्रीन पर आप नहीं चलाएंगे, ये मसला रहेगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने आपसे शेयर कर दिया। सही तो आप क्या कहते हैं? इसके बरक्स अगर आप कद्दाफी को देखें, जी जी, कद्दाफी का बड़ा अच्छा उन्होंने जो वो सारे शेड्स हट गए, बहुत ओपन हो strategic गया, है, और आप बहुत कहीं से भी बैठें तो मैच बड़ा अच्छा नज़र आता है आपको। और उसका जो स्क्रीन है वो भी बड़ी अच्छी जगह पे। सो मेरे ख्याल से जो आप, क्योंकि मैं गया नहीं स्टेडियम, मैंने देखा नहीं, तो मैं इस पर कमेंट्स कराची पे इस तरह नहीं कर सकता। तो शायद सलमान आप गए जी होंगे। जी आप बिल्कुल कई दफ़ा गए। अभी मैं नहीं गया जब नया लेकिन बना। देखो, जहाँ पे मीडिया सेंटर है, जी। मीडिया सेंटर से भी आपको स्कोर कार्ड नजर नहीं। खैर, मीडिया सेंटर में तो टीवी लगे हुए हैं, उसके बाहर गैलरी पे आप चले जाएं, जो बड़ी मतलब अच्छी लोकेशन है गैलरी, वहाँ से आपको एक स्कोर कार्ड नजर नहीं। पहले तो नज़र आता था, पहले नजर आता था स्कोर कार्ड दूसरी तरफ से, पहले सामने होता था, बिल्कुल। तो स्कोर कार्ड उठा के इस तरफ ले आया। ओके, मतलब स्कोर कार्ड अब आपको स्टेडियम का जो मेन गेट है, हाँ। वहाँ से आप अंदर जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस एरिया की तरफ जाएंगे, तो स्कोर कार्ड आपको लेफ्ट लगाएगा लेफ्ट। तो लेफ्ट हाँ, बड़ी अच्छी लोकेशन। तो भाई 2 स्कोर कार्ड तो लगाएं, क्या ज़्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें लगा दें स्कोर कार्ड, क्या जाता है। बिल्कुल सही तो जब तक आप सहूलत नहीं देंगे, और फिर बाकी और भी मसाइल जी हैं, हाँ। और मसाइल चले, उनसे तो हम गुजर जाएंगे सारे। जी जी, सारी आवाम गुजरने को तैयार है। वो जी हाँ। सिक्योरिटी चेक्स और ये चेक, पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकते आप। चलें, खैर है जी, ये भी सही है। फिर जो फ्रेंचाइजेज़ हैं, उनसे गुजारिश है, कराची किंग्स आप इस शहर की फ्रेंचाइज हैं, आपने क्या किया फैंस को लाने के लिए? आपने किसी कॉलेज से रब्ता किया, किसी यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, किसी और बच्चों की ऑर्फनेज से किसी रब्ता किया? आप लोगों को लेकर आए ना, शटल सर्विस आप शुरू कर दें, इसमें क्या मसला है? एब्सोल्युटली राइट, बड़ा अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट शुरू कर दें है कि हर जो है वो Definitely. जिसका होम ग्राउंड है वो उसकी तो अच्छी मार्केटिंग करे, पेशावर ज़ल्मी किसी करता तरह है भी ना। लेकर आए। पेशावर ज़ल्मी की यहाँ लाहौर भी करता है, लाहौर भी करता है। पेशावर ज़ल्मी पेशावर से लेकर आया था लोगों को। जी हाँ, पिंडी में मैच हुआ, पेशावर से
पेशावर से इस्लामाबाद 2 घंटे की ड्राइव पर है, वो लेकर आए, तो ये तो करें ना। बिल्कुल फुल हाउस बिल्कुल, तो ये तो बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए जी हाँ, जी हाँ। कि क्राउड को किस तरह मोटिवेट करना है कि वो ग्राउंड के अंदर आए। बिल्कुल बहुत तो अब इनका काम है, इनकी जो टीम है वो बिल्कुल आपने सही कहा, स्कूल्स कॉलेजेस आप जाके प्रमोट करें, उनमें कुछ ऐसी चीज़ रखें, कोई इनामात रख दें कि बच्चे आएंगे अगर ये करेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। और वो मैं एक और तो उससे बात एक आएगा जैसे कि हाँ क्राउड आना एक और बात बता दूं भाई, जो हमारे निगरान हैं शहर के, उन्होंने कहा था कि पार्किंग खत्म हो गई, चार्ज पार्किंग, ठीक है हो गई। जी हाँ, कहा था। अब जब जो टाइम मेडिकोस है उसके साथ एक चौराहा बना हुआ है, चौखंटी एक जगह है, मस्जिद भी साथ है, वहाँ पार्किंग हो रही है और उसके लिए जो गाड़ी की पार्किंग है वो 200 रुपये या 300 रुपये और मोटरसाइकिल की पार्किंग है 100 रुपये, और जिस तरह का उनका लहजा है। और वहाँ पुलिस पहले होती थी, हाँ अब नहीं है। मतलब ये सब कर रहे हैं आप लोग यार, तो क्यों आएगा कोई? बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे आप वो हमारे जो निगरान हैं शहर के, जरूरी है, बिल्कुल सही है, ये मतलब जरूरी है। आप साहब ये उनसे गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि वो देखें इस मसले को। नहीं ज़रूरी है बिल्कुल, ये सिर्फ ये कह देना कि तमाशाई नहीं आ रहे, हाँ। उसकी वजूहात देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऊपर से देखें दूसरी चीज़ एक और भी होती है, जब स्टारिज्म ख़त्म होता है ना, टीम हारना शुरू हो जाती है। देखिए पाकिस्तान टीम की विनिंग से बहुत डिफरेंस आता है बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत वाकई कि बहुत ग्राउंड कैसे भरते हैं। आप अपने स्टार्स को देखने आते हैं, आप मुझे बताएं ना आपका बिल्कुल कौन सही से है। स्टार्स हैं। जी हाँ। अभी जो आपकी टीम गई थी, बहुत से मैंने लोगों से पूछा कि भाई इनमें बताओ कौन प्लेयरों को जानते हो, तो वो नहीं बता पाते। नहीं जानते। जो पुरानी टीम थी 2000 या 90s की, तो आप हर प्लेयर को जानते थे कि बिल्कुल, कौन हर सा आदमी प्लेयर है, का किस नंबर पे खेलेगा, क्या करेगा, एक कॉन्फिडेंस होता था। नाउ डेज वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया हाँ है लोगों ठीक कह रहे हैं, फिर बहुत सारी वजूहत हैं। जी। आपका शुक्रिया अदा करूंगा महमूद हामिद साहब, Thank you जी, आपका thank रिशाद you। महमूद साहब आपका, Thank you very much। और आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कुछ आखिर में हमने बातें ऐसी की कि उसका मकसद था जो मसाइल आप फेस करते हैं वो हमने सोचा कि वो उजागर करें, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आपके शहर की टीम का मैच है, आज PSL का मैच है, हमारी लीग है, तो उसको सपोर्ट कीजिए आप, क्योंकि इसके खिलाफ जो बातें हो रही हैं बिकॉज ऑफ IPL जो साथ साथ चल रहा है इसके, उसके हवाले से बहुत बातें हो रही। मैं ये बताऊं कि मुझे एक फ़ोटो किसी ने भेजा एक मोटरसाइकिल का स्टेडियम के अंदर, कि क्या ये मिल रही है PSL में, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, PSL में मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है आपको, मोटरसाइकिल तो पब्लिक के लिए। खैर ये बातें होती रहेंगी। कल हम अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त। PSL को एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।